नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 4 जुलाई 2025 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पर खासा उत्साह देखने को मिला है। आपको बताते चले कि एक्स पर दिन भर #धामी के साल बेमिसाल ट्रेंड करता रहा, तो जहां उसमें हजारों यूजर्स ने धामी सरकार की उपलब्धियों को भी सराहा। तो वहीं आपको बताते चले कि जनता, युवाओं, पत्रकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी ट्विटर के माध्यम के उस 4 वर्षों में उन राज्यों में राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता, प्रशासन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी अनुभव किया है। आपको बताते चले कि मुख्य उपलब्धियों में यूसीसी कानून एक ऐतिहासिक शुरुआत रहा, तो वहीं 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु और बेहतर व्यवस्थाएं, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाएं और औद्योगिक निवेश में भी सुधार शामिल है। केवल आम जनता ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने भी धामी सरकार के कामों का बोलबाला बोला। तो वहीं आपको बताते चले कि कार्यशैली की सराहना पूरे एक्स पर ट्रेंड होती हुई नजर आई। यह ट्रेंड केवल प्रचार नहीं बल्कि जनता के विश्वास का प्रतीक बना है और जिसने दिखाया है कि उत्तराखंड अब विकास, सुशासन और संस्कृति के नए युग में प्रवेश कर चुका है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। आपको बताते चले कि प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। और जबकि नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं बारिश की आकांक्षा है। तो वहीं आपको बताते चले कि राज्यों के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड मानसून पूरे तरीके से सक्रिय है और जहां अधिकांश इलाकों में उम्मीद के मुताबिक बारिश हो रही है, तो वहीं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है, तो वहीं बाकी जिलों में 2 से 3 दिन से तापमान स्थिर बना हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले कि आज बागेश्वर के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए, बारिश को देखते हुए सभी स्कूलों में अवकाश को घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर में लगातार भारी बारिश हो रही है और जिससे जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा जी जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है, आज कहां पर क्या मौसम रहने वाला है? देखिए, उत्तराखंड में लगातार जो मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से दिया जा रहा है, उसमें कई जनपदों के लिए आज के दिन भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कुमाऊं मंडल के 3 जनपद और गढ़वाल मंडल के 4 जनपदों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान दिया गया है उसमें भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर दिखाई गई है। ये कह सकते हैं कि लगातार ऑरेंज अलर्ट को लेकर उत्तराखंड में जिला प्रशासनों को अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। कोशिश यही है कि राज्य में ज़्यादातर जगहों पर जहाँ पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है वहाँ पर जिला प्रशासन अपने हिसाब से कार्य करते हुए नजर आए, ताकि जनता की जो परेशानियाँ हैं वो वहाँ पर समाप्त की जा सके। अभी तक के जो प्रयास यहाँ पर देखने को मिले उसमें कह सकते हैं, चाहे कुमाऊं मंडल का बागेश्वर हो, चंपावत हो या फिर आपके नैनीताल हो, इन जगहों पर कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जो मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी उसके अनुरूप जिला प्रशासन काम करता हुआ नजर आ रहा है।
कुछ जनपदों में कह सकते हैं कि संभावित आपदा को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। उसमें चाहे बागेश्वर जनपद हो या गढ़वाल के जनपद हो, उन जगहों पर स्कूलों को बंद रखने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्णय यहाँ पर लिया गया ताकि किसी भी प्रकार से जनता को असुविधा का सामना वहाँ पर न करना पड़े। SDRF और NDRF के साथ साथ जो स्थानीय जो राहत आपदा प्रबंधन की जो टीम है, उनको पहले से ही ऐसे स्थानों पर अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है जहां पर संभावित आपदाएं आ सकती है, लैंडस्लाइड या फिर दूसरा भू धसाव की जैसी घटनाएं वहां पर हो सकती है। उन जगहों पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए वहां पर किया गया है। खासतौर पर जो यात्रा मार्ग हैं, उन यात्रा मार्गों पर लोगों को सचेत रहने के लिए यहाँ पर किया गया है, क्योंकि लगातार भारी बारिश के चलते कह सकते हैं लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो यात्रा मार्गों पर बढ़ने लगा है। ऐसे में जब भी बारिश की स्थिति हो तो यात्रा को रोकने और जो जिला प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा नदी नालों के किनारे जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पहले से ही जिला प्रशासनों की तरफ से सचेत करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है ताकि भारी बारिश की चेतावनी या फिर भारी बारिश के चलते जो नदियों का जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे इन जनता को परेशानियों का सामना न यहाँ पर करना पड़े। इसलिए उनको सभी ऐसे स्थानों पर जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पर जाने के लिए कहा जा रहा है। लगातार पुलिस की तरफ से मुनादी भी यहाँ पर की जा रही है। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में शुरू से ही जब से मौसम का मिजाज बदला या जब से प्री मानसून की बारिश यहाँ पर हो रही थी तब से लेकर अब तक कहें कि जो आपदाओं का जो दौर है वो थमने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जो ये कह सकते हैं कि जो सड़कें हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अभी भी ये कह सकते हैं चाहे वो बद्रीनाथ हाईवे के हो, यमुनोत्री हाईवे हो, इन जगहों पर कई जगहों पर वो बाधित नजर आ रहा है। यमुनोत्री हाईवे पिछले 6 दिन से यानी कह सकते हैं कि जो सिलाई बैंड था जहां पर पिछले दिनों आपदा आई थी उस जगह पर अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। वहां से सिर्फ वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करके ही जो जनता या दूसरा जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने का काम वहां पर किया जा रहा है ताकि जनता को किसी भी प्रकार से मुसीबतों का सामना न करना पड़े। ये कह सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम में भी लगातार जो हाईवे है वो कई जगहों पर बाधित हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 से 4 घंटे ऐसे वहां पर हैं जिस समय यात्रा को रोकने का वहां पर किया गया था और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ही खड़े रहने के लिए कहा गया था या ठहरने के लिए कह दिया गया था ताकि वो इस बारिश के मौसम में परेशान ना हो पाए और उनकी जो परेशानी वो बढ़ती हुई और आगे ना बढ़ पाए। इसलिए लगातार बारिश के मौसम में जिला प्रशासनों की जो एडवाइजरी है वो काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। अब इस बार देखा जाए तो लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो अधिकतर सामने आ रही हैं। इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि एक तरफ चार धाम की यात्रा पूरे तरीके से अग्रसर है तो वहीं जिस तरीके से लैंडस्लाइड बार बार हो रही है तो यात्रा जो है इससे बाधित होती है बार बार। अब है देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा मार्गों पर इस समय हो रहा है। भारी बारिश के चलते कह सकते हैं कि जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध यहाँ पर होते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर ये कह सकते हैं कि जो चाहे छोटे राज्य के मार्ग हों या जिला मार्ग हों वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुके हैं, जिसके चलते जो वैकल्पिक जो मार्ग हैं उन मार्गों का सहारा लेने के लिए आम जनता को विवश यहाँ पर होना पड़ रहा है। ये कह सकते हैं कि PWD विभाग या BRO की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे जो अवरुद्ध जो मार्ग हैं उनको खोलने का काम वहाँ पर किया जा सके। JCB के साथ जो PWD की जो टीमें हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी तैनाती वहाँ पर की गई है। लेकिन जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर आ रही है वो बारिश लगातार बाधा बन रही है। जो राहत बचाव के जो काम है उसमें लगातार बाधा वहाँ पर बन रही है और यही वजह है कि जब जिला प्रशासनों की जो एडवाइजरी है उसके अनुरूप चारधाम यात्रा मार्गों पर या फिर जो पहाड़ी जो क्षेत्र है जहाँ पर यात्रा हो रही है उसके अनुरूप जनता को यात्रा करने के लिए कहा जा रहा है ताकि वो परेशानियों से बचे रह सके। SDRF, NDRF आपदा प्रबंधन की टीम है और DDRF की जो टीम है उनको पहले से ही अलर्ट मोड पर रखने का काम वहाँ पर किया गया है ताकि अगर कोई भी आपदा आती है, संभावित जिन आपदाओं को लेकर पहले ही प्रशासन तैयार नजर आता, अगर वो आती है तो फिर जो राहत बचाव का जो समय है उसको सबसे कम वहाँ पर किया जा सके, राहत बचाव के लिए जुटी टीमों को और बेहतरी के साथ काम किया जा सके। जी ठीक है अभय, लगातार आप हमारे साथ बने रहे। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। द्वाराहाट विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के सबर में उम्मीदवारों का मेला ब्लॉक मुख्यालय में लगा रहा है। आपको बताते चले कि सुबह सवेरे ही ब्लॉक मुख्यालय में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भीड़ नामांकन पत्र खरीदकर और जमा करने के लिए इनका तांता लगा रहा। और जहां पर आपको बता दें कि नामांकन के बाद शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। शक्ति प्रदर्शन में महिलाओं को आगे लाकर
नारेबाजी और अपने नेता के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बताते चले कि द्वाराहाट क्षेत्र में पंचायत प्रमुख की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित है और संभावित प्रत्याशियों को जो ब्लॉक प्रमुख की दौड़ में हैं उनमें से 3 नाम प्रमुख रूप से लिए जा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी है और जिसमें कि आज अंतिम दिन है। त्रिस्तरीय चुनाव जो विकासखंड द्वाराहाट में मैं निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। यहाँ पे 2 तारीख से नामांकन का कार्यक्रम चल रहा है। 2 और 3 तारीख को ज़्यादातर हमारे फॉर्म बिके हैं और 3 तारीख से नामांकन आना शुरू हो चुका है। इस क्रम में आज काफ़ी भीड़ है। आज नामांकन यहाँ लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, हमारे उम्मीदवार के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और कल इसकी अंतिम दिन है। कल बिकने का 3 बजे तक रहेगा और नामांकन लेने का अंतिम समय 4 बजे तक हम कल नामांकन। अगर पर लगातार हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं तो अभय, प्रदेश भर में नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है और जिसमें कि आज अंतिम दिन है और नामांकन की जो प्रक्रिया जिस तरीके से तेज है उसको लेकर लगता है कि आज और भी नामांकन जो है वो सामने आएंगे, संख्या और भी तेज हो सकती है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन ये कह सकते हैं कि जो पंचायत चुनाव के नामांकन की जो प्रक्रिया है उसका आज आखिरी दिन है। 2 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी और 5 जुलाई यानी आज का दिन अंतिम दिन यहाँ पर है नामांकन प्रक्रिया के लिए। सुबह 8 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, शाम 4 बजे तक ये नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी। 4 बजे के बाद जो नामांकन होगा वो प्रक्रिया जो होगी उसे पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को ये कह सकते हैं कि 7 और 8 जुलाई को जो नामांकन पत्र होंगे उनकी वहाँ पर जाँच वहाँ पर की जाएगी। उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो 9-10 के जो जुलाई का होगा उसमें नामांकन पत्रों को वापसी के लिए यहाँ पर दिन रखा गया है। उसके बाद ये कह सकते हैं कि 14 जुलाई को जो प्रथम चरण का जहाँ पर मतदान होना है वहाँ के जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए चुनाव चिन्ह आवंटित करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। 18 जुलाई को ये कह सकते हैं कि जो दूसरे चरण का जिसके लिए मतदान होगा जिन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए यहाँ पर चुनाव चिन्ह यहाँ पर आवंटित किए जाएंगे। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा और 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके अलावा 31 जुलाई को मतदान की जो मतगणना की जो प्रक्रिया होगी वो वहाँ पर पूर्ण की जाएगी। ये कह सकते हैं कि अभी तक ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव का जो सियासी जो रण यहाँ पर देखने को मिला है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के जो तमाम ऐसे संभावित उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ने की पिछले दिनों से तैयारी यहाँ पर कर रहे थे, जिन्हें जिला पंचायत के जो सदस्य पद के जो उम्मीदवार थे जो समर्थित पार्टी की तरफ से घोषित किए गए उनकी तरफ से नामांकन यहाँ पर कर लिया गया। कुछ ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनको टिकट पार्टी या पार्टी की तरफ से समर्थित नहीं किया गया था, उनकी तरफ से भी नामांकन यहाँ पर किया गया और पार्टियां जो चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो इस पंचायत चुनाव को जीतने के लिए जो अपनी रणनीति यानी जो डैमेज कंट्रोल की जो रणनीति है उस रणनीति को अपनाने का काम यहाँ पर कर रही है। अभी तक ये कह सकते हैं कि चाहे बीजेपी या कांग्रेस दोनों के लिए इस समय जो बाकी उम्मीदवार हैं वो चिंता का विषय यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन दोनों ही दल अपनी अपनी तरफ से ये आश्वस्त यहाँ पर भरोसा जता रहे हैं कि जो बाकी जो उम्मीदवार हैं उन सबको बिठाने में यहाँ पर कामयाब हो पाएंगे और इस पंचायत चुनाव को जीतने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव का सियासी रण अब तक देखने को यहाँ पर मिला है, ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जो मुश्किल है वो बागी उम्मीदवार तो बढ़ा ही रहे, साथ ही जनता के जो बीच में जो भरोसा है इन उम्मीदवारों को लेकर जो चर्चे हैं वो भी बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि उम्मीदवार चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन उनके जो वायदे हैं उस वायदों को परखने का काम जनता की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखना यही होगा कि आज शाम तक कितना प्रत्याशी अपना नामांकन यहाँ पर करा पाते हैं, किस पद के लिए कितना नामांकन होंगे वो कुछ देर में स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव का जो जंग है वो आने वाले दिनों में और दिलचस्प होती हुई नजर आएगी और रोचक होती हुई नजर आएगी और उसमें ये कह सकते हैं कि जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस जीत के दावे कर रही है उसमें जनता जनार्दन सबसे आगे होगी और जनता इन्हीं प्रत्याशियों के जो वायदा उनको परख कर वोट कास्ट करने का काम यहाँ पर करेगी। जी बिल्कुल अभय, अगर राजनीतिक गलियारा से बात की जाए तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी दोनों ने दावा किया है कि अधिकतम जीत जो है अधिकतम सीटें उनकी ओर से जीती जाएंगी। फिलहाल राजनीति में किस तरीके का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो टक्कर है वो बराबर की है?
देखिए, आप दोनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं उनके कार्यक्रमों को देखकर स्पष्ट जान सकते हैं कि वो इस पंचायत चुनाव को लेकर कितने गंभीर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों या दोनों ही दलों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी, वो अपने अपने क्षेत्रों में इस समय दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। दौरे के साथ साथ जनता से सीधा संवाद वहां पर कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक वहां पर ले रहे हैं कि जो उम्मीदवार इस समय चुनाव मैदान में उतरे हैं उनमें से जीतने की संभावना किस उम्मीदवार की सबसे ज्यादा है, और उसी के आधार पर कह सकते हैं कि अपनी हार जीत के जो समीकरण है उसको बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव में उनके जो उम्मीदवार है वो सबसे ज्यादा जीत कर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता है कि अगर पंचायत चुनाव में बड़ी जीत हासिल होती है तो इसके बाद ये कह सकते हैं कि जो 27 के लिए जो विधानसभा चुनाव की जो तैयारी होगी वो और मजबूत यहाँ पर हो जाएगी। जिसके ज्यादा प्रत्याशी यहाँ पर जीतेंगे उसके जीतने के चांस उतने ही ज्यादा यहाँ पर रहेंगे। तो ये समझा जा सकता है, इसीलिए इस पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल की तरह मानकर दोनों ही सियासी दल अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। जनता के बीच उसकी छवि अच्छी बन सके ऐसे रणनीति बनाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी 24 जुलाई को संपन्न होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के तीसरे दिन भी ग्रामीणों की भारी उत्साह जो है वो देखा गया है। आपको बताते चले कि नामांकन पत्र खरीदने और नामांकन कराने वालों का सुबह से ही तांता लगा रहा। तो वहीं नामांकन के चौथे दिन भी वार्ड सदस्यों के 44, प्रधान पद के लिए 130 और साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 65 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। तो वहीं आपको बताते चले कि पूरे विकास खंड में लगभग 6 ग्राम पंचायतों के ग्राम पदों पर एकल नामांकन होने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं नामांकन के अंतिम दिन भी अत्यधिक नामांकन हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासखंड नरेंद्र नगर में भी 850 ग्राम पंचायत सदस्यों, 120 ग्राम पंचायत के प्रधानों के साथ साथ 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के ब्लॉक मुख्यालय फकोट में टिकटों की बिक्री के लिए प्रत्याशियों की भारी होड़ लगी हुई है। आपको बताते चले कि इस दौरान प्रत्याशियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ चुनाव निर्वाचन अधिकारी विजय देवरानी ने बताया कि 3 जुलाई तक ग्राम पंचायत सदस्यों के 408 नॉमिनेशन फॉर्म और साथ ही साथ प्रधान पद के लिए 235 नॉमिनेशन के फॉर्म और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए 113 नॉमिनेशन के जो फॉर्म्स हैं उनकी बिक्री हो गई थी। और उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत सदस्यों के 17 नामांकन, प्रधान पद के लिए 45 नामांकन के साथ साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य के 18 नामांकन अब तक दाखिल किए जा चुके हैं। और उक्त सभी पदों पर यह संख्या 2 गुनी होने की संभावना है। सभी पदों पर नामांकन दाखिल करने वालों की सही स्थिति का पता लग सकेगा। और जिसमें कि आपको बता दें कि 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच के बाद 10 और 11 जुलाई को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। विकासखंड नरेंद्र नगर में भी त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2025 गतिमान है। इसमें अभी विकासखंड नरेंद्र नगर में टोटल 408 वार्ड मेंबर के पद हैं। 120 हमारे जो है 850 हमारे जो है वार्ड मेंबर के पद हैं। 120 हमारे ग्राम प्रधान के पद हैं और 40 हमारे वार्ड मेंबर के पद हैं। उनके अगेंस्ट अभी तक जो नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री हमारी सतत चल रही है। नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री हमारी 5 तारीख तक 3 बजे तक चलती रहेगी। और नामांकन हमारा जो है अंतिम तिथि जो है ये 5 जुलाई है और लास्ट समय 4 बजे तक है। अर्थात 4 बजे तक जितने भी लोग नामांकन करने वाले प्रत्याशी जो है हमारे प्रांगण में आ जाएंगे, उन सभी का नाम निर्देशन दिया जाएगा। जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया सतत चल रही है। अभी तक जो नाम निर्देशन पत्र उनकी बिक्री लगभग 408 पदों के लिए वार्ड मेंबर के पदों नॉमिनेशन फॉर्म बिक्री हो चुकी है। 235 पदों के लिए 235 ग्राम प्रधान के नॉमिनेशन फॉर्म बिक्री हो चुकी है और 113 जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए नॉमिनेशन फॉर्मों की बिक्री हो चुकी है। ये डाटा कल तक का है हमारा, अर्थात 2 तारीख तक का डाटा हमारा है। अभी सतत प्रक्रिया चल रही है नॉमिनेशन की, जो है बिक्री भी चल रही है और नॉमिनेशन भी हो रहे हैं। और आज कल साय तक हमारे जो है
सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 17 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव इस बार लड़ने जा रही हूँ। हमारे गांव में बहुत सारे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और भी बहुत से मुद्दे हैं जो मैं जब शादी होके आई मैंने देखा हमारे पुरवाला क्षेत्र में रोड नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेके ही मैं चुनाव लड़ना चाह रही हूँ। 45 ईस्वी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हूँ। मैं अपनी दोगी पट्टी की समस्त जनता को प्रणाम करती हूँ जो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपनी दोगी पट्टी में बदलाव चाहती हूँ और 5 साल में बदलाव करके रहूँगी। इसलिए मैंने आपकी बात हुई किसी पार्टी से नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ और अपनी दोगी पट्टी को एक सुंदर दोगी पट्टी बना के दूँगी और मेरी दोगी पट्टी का समस्त जनता का मेरे को आशीर्वाद समर्थन मिलेगा। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जय माता। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा, मानसून और पंचायत चुनाव को लेकर एसडीआरएफ पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चले कि एसडीआरएफ के कमांडेंट अपर्ण यदुवंशी से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की और कांवड़ यात्रा को लेकर एसडीआरएफ की टीम के मुख्य स्थानों पर तैनाती कर दी गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप सुनिए। एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी सर हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, लगातार मॉनसून का सीजन है, कांवड़ यात्रा भी 11 जुलाई से शुरू होने वाली। सर किस तरीके से देखते हैं कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, एसडीआरएफ की भूमिका किस तरीके से रहेगी, पिछली से इस बार कितने तरीके के चैलेंजेस रहेंगे? देखिए, कांवड़ यात्रा जो है अभी मानसून के साथ ही आती है, तो हमारा चैलेंजेस ऑलरेडी मानसून में बढ़े रहते हैं। बट कांवड़ यात्रा पिछली बार भी बहुत सकुशल और सुरक्षित तरीके से पार करवाई थी हमने। इस बार भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो है कांवड़िए एक सुखद अनुभव लेके जाएं और सुरक्षित जाएं यहाँ से। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने हमारे हरिद्वार में 6 स्थानों पर 7 सब टीम तैनात की गई हैं, जो कि मेजर घाट्स हैं, मेजर ब्रिजेस हैं, वहाँ पे तैनात रहेंगी। और जो हर की पौड़ी है जहाँ पे ओवर क्राउडिंग की समस्या रहती है, वहाँ पे भी हमारे लड़के जो हैं तैनात रहेंगे। और जो है सारे जितने भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं उसके साथ हमारी टीम तैनात रहेंगी, जैसे डकी हो गया, लाइफ जैकेट्स हो गई, लाइफ रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय हो गए, तो इन सब के साथ हमारी टीम तैनात रहेंगी। सर रिस्पॉन्स टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार बार बार हर साल इसी सवाल पे आकर मामला रुक जाता है कि रेस्पॉन्स टाइम नहीं मिल पाता, किस तरीके से देखते हैं कि एसडीआरएफ हमेशा मेहनत तो पूरी करती है, एनडीआरएफ लगातार मेहनत करती है, लेकिन जिस तरीके से इन सब चीज़ों में डूबने में काफ़ी सारे मामलों में इस तरह के चैलेंजेस सामने आए, जैसे किस तरीके से? देखिए, रिस्पॉन्स टाइम जो है अभी एसडीआरएफ का अच्छा है, लगभग मैं कहूँगा 5 मिनट के आसपास का रिस्पॉन्स टाइम है। और अभी जनशक्ति का जब हमारा और इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसके बाद ये रिस्पॉन्स टाइम और कम होने की पूरी उम्मीद है। अभी भी जो लड़के हैं लगभग बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और जितना हो सके हम एवरी लाइफ सेव करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में और अच्छे हाई टेक सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स के साथ हमारा रिस्पांस टाइम को हम और भी कम करेंगे और अपनी एसडीआरएफ की जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाएंगे। चारधाम यात्रा चल रही है और एसडीआरएफ के सामने हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण मामले रहे हैं। इस चारधाम यात्रा में किस तरह के इस बार चैलेंजेस रहे और आगे की क्या रणनीति इस बार रहने वाली है? देखिए, चारधाम यात्रा में देश विदेश से यात्री आता है और हमारा प्रयास यही रहता है कि वो एक सुखद अनुभव लेके जाए यहाँ से। और एसडीआरएफ का पूरा प्रयास रहता है कि यात्री जो है सुरक्षित ढंग से यहाँ से जाए। हम अपील भी करते हैं यात्री से कि अगर अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है तो वो मौसम को देखते हुए बढ़ाएं और जो लोकल प्रशासन की एडवाइजरी है उसको फॉलो करें। तो अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही निवेदन करना चाहूँगा सबसे। और चारधाम यात्रा को लेके एसडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से सतर्क है और यात्रियों की हर संभव मदद करने के लिए 24/7 एक्टिवेटेड है। सर पंचायत चुनाव शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसमें भी एसडीआरएफ की एक अलग भूमिका रहने वाली है, इस भूमिका को किस तरीके से पार पाएंगे सर? देखिए, पंचायत चुनाव को लेके हमारी टीम्स जो हैं हमने रणनीति हमारी बना ली है। पंचायत चुनाव जो है मॉनसून में हो रहे हैं तो एक थोड़ा चैलेंजेस है, बट हम जो है हमारी जनशक्ति का निर्धारण और हमने रैशनलाइज कर लिया है और उसकी तैनाती भी हम उसी के स्तर से करेंगे। जैसे हाई प्रायोरिटी वाले स्थान है वहाँ पे ज़्यादा टीम तैनात रहेंगी। तो इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज हमारा होमवर्क कर लिया है और हम इस पूरे जो मानसून सीज़न है, पंचायत सीज़न है, उसको अच्छे से निकालेंगे। सर आपसे मेरा अंतिम सवाल है, एआई की एक वीडियो सर काफ़ी जगह कई प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है जिसमें
कई तरह की चीज़ें उसमें दिखाई गई है। हालांकि जब जन समूह उसको देखता है, एक मास उसको देखता है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव उस चीज़ का पड़ता है। इसे किस तरीके से देखते हो उत्तराखंड में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग जो है पुलिस के माध्यम से की जा रही है और किसी भी तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।